हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों। अगर फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए दोस्तों हमारे जो रेगुलर क्लासेस हैं ये अब स्टार्ट हो चुकी हैं। और जो भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो रेगुलर हमारी क्लास को अटेंड करें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जो 25 मार्क्स का जो ईच सेक्शन होगा उसमें से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं दोस्तों हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपके ज़रूर टच करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी शिलालेख और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों सबसे पहले जो हड़प्पा है क्या। तो दोस्तों हड़प्पा एक सभ्यता थी जो कि सिंधु नदी के दोनों साइड में बसी हुई थी, ठीक है, दोनों साइड में। तो इसी वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा दोस्तों जो था ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर था। इसकी खोज दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो आपके दयाराम साहनी जी ने की थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों जो हड़प्पा के लोग थे यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे दोस्तों, ये आयरन के बारे में नहीं जानते थे। आयरन यानी लोहा के बारे में नहीं जानते थे। ये भी क्वेश्चन आता था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किस तत्व यानी मेटल के बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों वो आयरन के बारे में नहीं जानते हैं। बात करें इसके सही जवाब के बारे में तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। इसके द्वारा ही कार्बन 14 डेटिंग के द्वारा दोस्तों पता किया गया कि ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त है। और यही दोस्तों जो है ये लिपि यानी अगर आप देख के चलो कि अगर मान लो कि आपसे पूछा जाए कि आपकी राइटिंग कौन सी है, तो आपके जो नोटबुक पे जो आपकी राइटिंग लिखी होगी उसको देखने के बाद पता चलेगा कि आप हिंदी में लिखते हो या फिर इंग्लिश में लिखते हो। तो ठीक इसी तरह से इस लिपि को पता करने के लिए दोस्तों पक्की मिट्टी की जो मोहरें थी उस पर अंकित लेख, ठीक है, उस पर लिखा गया था। तो इसके माध्यम से हम हड़प्पा लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हालांकि अभी तक ये दोस्तों जो लेख है वो पढ़ा नहीं गया है। और जो लेख हुआ करता था वो पिक्टोग्राफिक होता था, ठीक है, पिक्टोग्राफिक यानी यहाँ से लिखाना स्टार्ट होता था ऐसे और फिर उसके बाद रिवर्स ऐसे आ जाता था। यानी कि जैसे आप लिखते हो लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं, पहले सीधे जाएगा फिर वहीं से रिटर्न हो जाएगा। इस तरह का लेख था हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पेन पेंसिल लेकर के बैठे हो तो आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखते भी जाना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है, यानी जो आपकी ओजोन परत है ये कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी आइनोस्फियर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों जो ओजोन होता है इसका जो फार्मूला होता है वो O3 होता है। यह फार्मूला भी कभी कभी आता है, यानी ओजोन का अगर फार्मूला पूछते तो दोस्तों O3 होता है, ठीक है। O2 आपका ऑक्सीजन का होता है, लेकिन O3 जो है ये आपके ओजोन का होता है। दोस्तों ओजोन जो होता है हमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेज जो सन से निकल करके आती हैं जिससे कि स्किन कैंसर वगैरह का खतरा होता है, तो उससे दोस्तों प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा यूवी रेज, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज से जो आती है उसको प्रोटेक्ट करता है कौन, ओजोन लेयर, ठीक है, जिसके माध्यम से हम जो है सुरक्षित रहते हैं पृथ्वी के ऊपर। तो ये दोस्तों किस लेयर में पाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड नहीं जो कि हमारा आकाश है उसमें डिफरेंट लेयर्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका ट्रोपोस्फियर आता है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके पास थर्मोस्फियर और उसके बाद एक्सोस्फियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से दोस्तों सबसे पहले जो ट्रोपोस्फियर होता है इसका जो डिस्टेंस होता है ये 8 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर की बात करें तो दोस्तों ये 50 किलोमीटर तक होता है। मेसोस्फियर आपके 80 किलोमीटर तक होता है। ट्रोपोस्फियर दोस्तों आपके 600 के आसपास चला जाता है। और एक्सोस्फियर जो आप बाहर निकल जाते हो यानी पृथ्वी के मंडल को छोड़ देते हो, सतह को छोड़ देते हो, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रेटोस्फियर है दोस्तों, स्ट्रेटोस्फियर इसी में आपका जो है ये ओजोन लेयर पाया जाता है। बात कर लेते हैं कि जो जेट वगैरह होती है, ठीक है, फ्लाइंग जेट वगैरह होती है वो कौन से लेयर में ट्रैवल करती है। तो दोस्तों ये भी स्ट्रेटोस्फियर में ही ट्रैवल करती है। तो आई होप दोस्तों कि जो सेशन हमारा चल रहा है ये आपको पसंद आया रहा होगा। आयनोस्फीयर दोस्तों इसमें दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारे रेडियो सिग्नल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, साथ ही साथ आपका टेलीविज़न का जो सिग्नल वगैरह होता है ये कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों ये आपके आयनोस्फीयर में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। यानी दोस्तों जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो सबसे पहले जो औरंगजेब थी इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी, तो 1707 में हुई थी। तो इसकी मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था। तो सबसे पहले दोस्तों जो औरंगजेब है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो दोस्तों ये जो था ये मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करता था, मुगल साम्राज्य से, ठीक है, मुगल वंश से। और बात करें इसके फादर के बारे में तो इसके फादर कौन थे, तो दोस्तों शाहजहां थे, ध्यान रखिएगा। शाहजहां के फादर कौन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि शाहजहां के जो फादर थे वो कौन थे। तो बात करें तो दोस्तों आपके ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन ए है संभाजी, ऑप्शन बी है राजाराम, ऑप्शन सी है जीजाबाई और ऑप्शन डी है ताराबाई। तो दोस्तों उस समय जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय जो प्रशासन था ये आपके ताराबाई के हाथ में था, ध्यान रखिएगा। ताराबाई के हाथ में दोस्तों जो था ये प्रशासन था उस समय मराठा साम्राज्य का। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसके माध्यम से दोस्तों आपके 4 जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले है जो ऑप्शन ये है नांगल बांध, यानी भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पे। दूसरा है नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पे। ऑप्शन सी है सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर और ऑप्शन डी है हीराकुंड बांध महानदी पे। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि गलत है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर ले ऑप्शन ए नांगल बांध की, तो यानी जो भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों ये आपके सतलज नदी पे स्थित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की नागार्जुन सागर जो है दोस्तों ये गोदावरी नदी पे स्थित है, तो नहीं, नागार्जुन सागर दोस्तों जो बांध है ये आपके कृष्णा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन सी सरदार सरोवर परियोजना, ये दोस्तों आपके नर्मदा नदी पर स्थित है गुजरात में, ध्यान रखिएगा, गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है कौन सा, सरदार सरोवर परियोजना। और ऑप्शन डी है हीराकुंड बांध जो है दोस्तों ये महानदी पर स्थित है, कहाँ पे, तो आपके ओडिशा में, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी नागार्जुन सागर जो बांध है ये गोदावरी नदी पर ना होकर के कृष्णा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो नागार्जुन सागर दोस्तों बांध कहाँ है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि जो आपका मेट्टूर बांध है, ठीक है, मेट्टूर दोस्तों जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है, मेट्टूर बांध, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी कि अध्यक्षता की जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों जैसा कि सभी को पता होगा कि लोकसभा अलग होता है राज्यसभा अलग होता है, लेकिन जब इसकी ज्वाइंट सेटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा की तो यहाँ पे जो स्पीकर होता है ये कौन रहता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी सांसद द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, आप इसको लिख भी लोगे। दोस्तों आपका जो लोकसभा होता है, ठीक है, लोकसभा और आपका राज्यसभा ये दो अलग अलग सदन होते हैं, ठीक है। लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं इनकी संख्या 445 है, ठीक है, 445 है। और राज्यसभा में दोस्तों आपकी 250 है, 250 है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनको डायरेक्टली जो है पब्लिक चुन करके भेजती है, जिनको कि एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं इनको दोस्तों इनडायरेक्टली इलेक्शन के तहत, यानी इसमें केवल मंत्री वगैरह ही पार्टिसिपेट करते हैं और उनको चुन करके भेजा जाता है। बात कर लेते हैं इसमें कुछ स्पेशल जानकारी के बारे में। तो आपके दोस्तों लोकसभा में 2 लोगों को, ध्यान रखिएगा, 2 लोगों को जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं बिना कोई इलेक्शन लड़े। हालांकि इसमें दोस्तों आपके टोटल 12 लोगों को, ठीक है, आपके राज्यसभा में 12 लोगों को जो राष्ट्रपति है बिना किसी इलेक्शन के डिफरेंट क्षेत्र से, जैसे कि अगर मान लो सिविल सर्विसेज या फिर आपके रक्षा क्षेत्र में अगर आप अच्छा कर रहे हो, आप रिटायर हो चुके हो, आपको ज्वाइन करना है पॉलिटिक्स वगैरह, तो आपको डिफरेंट फील्ड से आपको यहाँ पे मनोनीत कर सकते हैं कौन, तो भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। के बाद दोस्तों बात करें लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा भारत का जो संविधान का अनुच्छेद है ये आपके 80 के तहत आता है, सॉरी 81 के तहत आता है, और राज्यसभा आपके 80 के तहत आता है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का स्पीकर होता है, और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि आपके जो लोकसभा और राज्यसभा है इनका जो ज्वाइंट सेशन होता
होता है, कभी कभी ज्वाइंट सेशन हो जाता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोग राज्यसभा के राष्ट्रपति भी मार देंगे सभापति के द्वारा, लेकिन नहीं, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ओजोन परत पर किन विकिरणों को रोकती है, यानी जो ओजोन परत है वो किस चीज़ को रोकती है? तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। आपके ऑप्शन है पैरावैग्निक विकिरण, ऑप्शन बी है दृश्य प्रकाश, ऑप्शन सी है आवृत विकिरण, और ऑप्शन डी है एक्स किरण व गामा किरण। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, क्योंकि इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2-3 के आसपास। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी दोस्तों सबसे पहले आपके आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, 1885 में की थी। ठीक है, इसका दोस्तों जो पहला अधिवेशन था ये गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसके में 72 डेलीगेट्स जो थे सबसे पहले इसको अटेंड किए थे। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों जो थे ये प्रथम अध्यक्ष थे। इसी के साथ में दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो ये थी आपकी एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट जिनको कि 1887 के आसपास इनको नियुक्त किया गया था, एनी बेसेंट को। ठीक है, और सबसे पहले बात करें कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिनको कि आईएनसी का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये थी आपके 1925 में नियुक्त की गई आपकी विजय लक्ष्मी पंडित जी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जी इनको नियुक्त किया गया था। सॉरी, यहाँ पे विजय लक्ष्मी पंडित नहीं, यहाँ पे सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई। यहाँ पे सरोजनी नायडू के द्वारा 1925 में प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो ये थी। विजय लक्ष्मी दोस्तों जो पंडित थी ये आपकी यूएनओ में रिप्रेजेंट करने वाली प्रथम महिला थी, ध्यान रखिएगा। राजकुमारी अमृता कौर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी आपके भारत सरकार की। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस राज्य ने कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी? यानी दोस्तों ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि किस राज्य ने, यानी कौन से ऐसा राज्य है जिसने कि जिसकी कैबिनेट ने खेलों को यानी स्पोर्ट को भी एक धंधे यानी उद्योग का दर्जा दे दिया है। यानी स्पोर्ट खेलने वाले भी एक तरह से कहे तो बिजनेसमैन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी सिक्किम। तो दोस्तों इसकी मंजूरी दी है आपके मिजोरम की। तो मिजोरम ने, तो मिजोरम का कैपिटल क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मिजोरम का दोस्तों जो कैपिटल है वो क्या है। बात कर लेते हैं नागालैंड के कैपिटल के बारे में, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कोहिमा। ठीक है, कोहिमा। त्रिपुरा का दोस्तों बात करें तो अगरतला, और सिक्किम की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका गंगटोक। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मिजोरम की दोस्तों जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, और ऑप्शन बी मिजोरम दोस्तों जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी बेसबॉल जो होता है इसके प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 9। बेसबॉल दोस्तों जो है ये यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। इंडिया का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो बेसबॉल दोस्तों है, बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, गलत मत कीजिएगा, 9 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा। पोलो के जो होता है पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? उसमें 4 होते हैं। क्रिकेट में और आपके फुटबॉल में कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। कबड्डी में आपके 7 होते हैं। और 5 खिलाड़ी दोस्तों किस में आपके होते हैं? तो 5 खिलाड़ी किसी में नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा 9 खिलाड़ी होते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स इस तरह का दोस्तों क्रिकेट से भी पूछा जाता है आपके ट्रॉफीज वगैरह से, जैसे कि आपकी रणजी दोस्तों जो ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, आग खां कप। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों आपका डूरंड कप, इसके साथ में आपका रोजर्स कप। इन सारे कप को दोस्तों जरूर पढ़ के जाइएगा कि ये सारे कप जो हैं वो किस गेम से संबंधित है। तो डूरंड कप दोस्तों जो हो जाएगा ये आपका फुटबॉल से हो जाएगा। रणजी आपका क्रिकेट से हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी भी आपका फुटबॉल से हो जाएगा। आग खा कप आपका हॉकी से हो जाएगा। और रोजर्स कप दोस्तों जो है आपका और टेनिस से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गंगा के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। यानी गंगा दोस्तों जो रिवर है इसकी कौन सी एक सहायक नदी है जो कि उत्तर की ओर बहती है। आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी गंडक। तो दोस्तों जो गंगा नदी है वो ऐसे निकल करके ऐसे कवर होकर के बे ऑफ बंगाल में जा करके गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेट आते हैं। सबसे पहले आपका उत्तराखंड आ जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका यूपी आ जाता है, उसके बाद आपका बिहार आ जाता है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, उसके बाद आपका बांग्लादेश का कुछ एरिया हो जाता है और उसके बाद फिर जाकर के ये गिर जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे दोस्तों इसके जो कुछ ट्रिब्यूटरीज नदी हैं, जैसे कि आपके काफ़ी सारी नदियाँ ऐसी हैं जो कि जाकर के ज्वाइन करती हैं गंगा में और उसके बाद फिर ये सीधा एक चैनल बनाती है। तो इसी में से पूछ रहा है कि उत्तर की ओर से बहती है नदी, यानी जो ये उत्तर दिशा है इधर से जो नदी है आपकी निकल करके आती है। तो दोस्त इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपकी सोन नदी। ठीक है, सोन जो है ये आपकी इसकी वेस्ट साइड जो है ट्रिब्यूटरी है, नॉर्दर्न साइड की ट्रिब्यूटरी है जो कि इसमें ज्वाइन करती है। बात करें गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में तो दोस्तों जो है यमुना है। ध्यान रखिएगा, यमुना दोस्तों जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी के साथ में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि कोसी जो है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक दोस्तों जो है ये कोसी को कहा जाता है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं दोनों नदी की वजह से, कोसी नदी की वजह से बिहार में और दामोदर नदी की वजह से बंगाल में दोस्तों अक्सर बाढ़ आया रहता है। इस वजह से इनको बिहार का शोक और बंगाल का शोक कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष की है। यानी जो राष्ट्रीय नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें आपको इनरोल होने के लिए आपकी जो अधिकतम यानी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 65 ईयर्स। और मिनिमम की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 60 ईयर्स। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में दोस्तों आपकी वोट करने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और आपकी मैरिज के लिए जो है न्यूनतम एज जो नया जारी किया गया है उसके अनुसार आपका न्यूनतम एज कितना होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यानी ऐसा कौन सा देश राज्य है जो कि जहाँ पे हैवी जो है रबड़ की खेती होती है। आपके ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपका जो रबड़ की खेती है स्पेशली उन रीजन्स में होती है जहाँ पे भी कि वर्षा का और धूप का जो सहयोग है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो हो जाएगा केरल बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल के कैपिटल के बारे में बात करें दोस्तों तो ये है आपका तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट में सीएम है, ठीक है, कौन है, और यहाँ पे गवर्नर प्रेजेंट में कौन है। तो दोस्तों सीएम आपके पिनरई विजयन है और आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों जो है, आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये यहाँ पे केरल में प्रेजेंट टाइम में अभी आपके गवर्नर के पोस्ट पे तैनात हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपकी केरल में एक और चीज़ की खेती होती है जो कि है आपका कॉफ़ी की। ठीक है, कॉफ़ी की ध्यान रखिएगा, कॉफ़ी की भी खेती यहाँ पे की जाती है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। आपके ऑप्शन ए योजना आयोग और विकास मंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो दोस्तों नीति आयोग होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि जो आई है, ठीक है, नीति में आई है ये किसके लिए स्टैंड किया गया है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लोगे आप कहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका दोस्तों जो अध्यक्ष होता है ये भारत का पीएम होता है, यानी भारत का प्रधानमंत्री होता है। बात कर लेते हैं कि इसके प्रेजेंट में उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, यानी उपाध्यक्ष की बात करें या फिर सीईओ की बात करें दोस्तों, सीईओ कौन है, तो ये आपके परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है, पहले राजीव कुमार थे लेकिन अब चेंज हो गए हैं, अब परमेश्वरन अय्यर हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन ए अगस्त, ऑप्शन बी दिसंबर, ऑप्शन सी मार्च और ऑप्शन डी जनवरी। तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था
ये आपके इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अगस्त क्रांति भी कहते हैं, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब हुआ था। तो दोस्तों जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार है ये आपका 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट वर्ल्ड वार दोस्तों जो है ये 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। तो ये भी आपको लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो 1939 से 45 तक, और सेकेंड 1914 से लेकर के 18 तक। बात कर लेते हैं अगस्त क्रांति के बारे में, तो इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, जो कि 1942 में जारी किया गया था, गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसी में एक नारा निकल करके आया था, डू और डाई, ठीक है, डू और डाई। ये नारा था दोस्तों, करो या मरो का किसके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। कब, तो 1942 का आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। आपके ऑप्शन है जो है ऑप्शन ए अगस्त, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था ये अगस्त महीने में ही शुरू किया गया था आपके 1942 में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि दोस्तों जो आपका आज का हमारा सेशन है आपको पसंद आ रहा होगा, और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इन क्वेश्चंस का जो जवाब है इजीली दे पा रहे होंगे। अगर थोड़ी समस्या है आपके मन में या फिर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। इस तरह के सेशन के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे भी जो अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आपके एटीएम, ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक टैली मशीन, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और ऑप्शन डी ऑटोमेटिक टैली मशीन। तो दोस्तों इसका जवाब काफ़ी इजी हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, एटीएम का। आप कमेंट सेक्शन में 2-3 जो मैं बता रहा हूँ इसका जवाब दोगे। एसएमएस का, ठीक है, एसएमएस का। इसके बाद हो गया आपका सिम का, सीबीआई, आईबी, सीआईडी, ठीक है, रैम, रोम, सीपीयू, ठीक है, एचटीटीपी, एचटीएमएल। ये दोस्तों मैंने आपको दिए हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 में से आप कितनों का जवाब दे पा रहे हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब मैं दे दूंगा या फिर कमेंट पिन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लेकिन आप इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो आई होप दोस्तों कि आज का सेशन हमारा जो है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।